सो द डिप्रेशन एक बहुत ही मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है डिप्रेशन, जिसमें कि जैसे कि पिक्चर से समझ में आ रहा है कि जो दूसरा पर्सन है, जो जैसे कि लाइक मैं अभी डिप्रेशन में हूँ तो सामने वाले पर्सन को मैं कभी भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहूँगी। मुझे क्योंकि डिप्रेशन में ऐसे फील होता है, एक नेगेटिविटी और एक इनसिक्योरिटी सी फील होती है। हालांकि हम बहुत चाहते हैं खुद अंदर से कि हमको कोई हेल्प कर सके, लेकिन हमारे जो मन की जो अवस्था होती है वो ऐसी नहीं होती कि हम किसी को अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ उस अवस्था में। और हमेशा एक सैडनेस और एक नेगेटिविटी सी होती है हर चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके, हर चीज़ के लिए एक नेगेटिविटी माइंड में रहती है। तो दूसरा अगर कोई पूछे भी तो हम अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप में ही मतलब खुद से ही उसमें चीज़ों में द्वंद में जूझते रहते हैं, लेकिन दूसरे को उसमें शामिल नहीं कर पाते। तो डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। आप अभी ये बहुत कॉमन हो गया, बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। डिप्रेशन कैन रिजल्ट इन अ ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस। लाइक सबसे ज़्यादा इसमें जो खराब जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, वो होता है सुसाइडल थॉट्स। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं और कई लोग इसको कमिट भी कर लेते हैं ऐसे में, बिना किसी को वो चीज़ बताए, बिकॉज़ वो इतना फँसा हुआ समझते हैं अपने आप को और दूसरों से उनको कोई हेल्प की उम्मीद नहीं होती यहाँ पे। तो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। Suicide is seen as one of the leading cause for death between ages 15 and 35। बहुत ज़्यादा सुसाइड की वजह से जो डेथ देखे गए हैं वो 15 से 35 की एज में देखे गए हैं। एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल बर्डन आज की डेट पे डिप्रेशन को माना जा रहा है, एक लीडिंग कॉज है सुसाइड्स का। एम्प्लॉयर्स लॉस बिलियंस ऑफ मनी फ्रॉम, मतलब एक जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास में जो एम्प्लॉयज़ हैं, कई बार एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड, कई बार घर का माहौल, कई बार कोई ऐसी पर्सनल चीज़ें क जो कोई बार कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, जो कि हम किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। और डिप्रेशन का रीज़न कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें मूड पूरी तरह से देखिए एक सैडनेस की जो बात हुई है इसमें, एक सैडनेस वो भी होता है कि जब कभी-कभी हम ऐसे फ़ील करते हैं कि हम सैड हैं, हमको थोड़ा एंग्ज़ायटी लगता है, हमको थोड़ा स्ट्रेसफुल लगता है कोई-कोई सिचुएशन में। कभी-कभी हम किसी पर्सन के पास जाने से स्ट्रेसफुल फ़ील करते हैं, किसी स्पेसिफ़िक सिचुएशन में स्ट्रेस फ़ील करते हैं, लेकिन नॉर्मल जब अपने घर वापस आ गए या उस सिचुएशन से बाहर निकल गए तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। उसको कभी भी डिप्रेशन नहीं समझ सकते। उसको कभी भी अ, ऐसा नहीं समझते कि यही डिप्रेशन है। डिप्रेशन को समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो सैडनेस जो है, वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक रहती है, बहुत लंबे टाइम तक उस सिचुएशन का रहना, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिप्रेशन के टाइप कौन-कौन से हैं। पहले तो व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन जैसे कि अभी हमने बात की, केवल ऐसा नहीं है कि जस्ट फीलिंग डाउन, एक निराशा थोड़ी देर के लिए जो लगती है, वो डिप्रेशन नहीं है। और हैविंग अ बैड डे, या फिर आपका कोई किसी कारण से एक दिन पूरा का पूरा खराब हो गया, आपके दिन में उस दिन में कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं हुई, तो वो डिप्रेशन नहीं है। व्हेन अ सैड मूड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इंटरफेयर्स विद नॉर्मल एवरीडे फंक्शनिंग, अगर वही सैड मूड आपका बहुत लंबे टाइम तक चले, उसकी वजह से आपका रूटीन, उसकी वजह से आपकी एवरीडे फंक्शनिंग, ये सब अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। सिम्पटम्स क्या होते हैं? फीलिंग सैड, बहुत ज़्यादा उदास, नेगेटिविटी में रहना सारे टाइम, नॉट वांटिंग टू डू एक्टिविटीज़ दैट यूज्ड टू बी फन, बहुत ज़्यादा इरिटेट टाइप का फ़ील करना, जो लोग खुश हैं उनको देख के भी हम इरिटेट फ़ील करते हैं। फ्रस्ट्रेशन का फ़ील होना, रेस्टलेसनेस का फ़ील होना, मतलब माइंड में एक एकदम शांति का अनुभव नहीं करना। इसके साथ ही साथ नींद में भी परेशानी आना, प्रॉपर स्लीप ना होना, स्लीप की या फिर नींद आती भी है, तो उन लोग की जो स्लीप की क्वालिटी है ना, वो अच्छी नहीं होती। कभी भी वो जाग जाते हैं और फिर से जागने के बाद में भी वो वैसा ही फ़ील करते हैं। तो उनकी स्लीप का जो क्वालिटी है वो थोड़ा
रिड्यूस हो जाता है वैसे में। इसके अलावा ये जो मेजर सिम्टम्स है, इसके अलावा और कुछ सिम्टम्स हैं। बहुत जल्दी उठ जाना या फिर बहुत ज़्यादा सोना भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। या तो बहुत कम खाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना या फिर भूख ना लगना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बॉडी के किसी पार्ट में हमेशा या किसी अलग-अलग जगह पे पेन फ़ील करना, कभी रिस्ट में पेन हो रहा है, कभी बैक में पेन हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, लेकिन उनको खुद को प्रॉपर रीज़न नहीं पता होता, लेकिन उनको पेन फ़ील हो रहा है, दर्द हो रहा है कहीं पे, सर दुखता है बेवजह, उनको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। उसके अलावा कॉन्सन्ट्रेट करने में अगर बच्चों में डिप्रेशन है, तो उनमें एक ख़ास चीज़ देखी जाती है कि वो कॉन्सन्ट्रेट अपनी पढ़ाई पे या किसी भी अपने फ़ोकस नहीं कर पाते, लाइक गेम्स पे, पढ़ाई पे या कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ में भी उनका मन नहीं लगता और चीज़ों को रिकॉल करने में, लाइक जो मेमोरी बच्चों का काम होता है, बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनका काम होता है पढ़ाई करना और अपनी मेमोरी पे काम करते हैं, दैट मीन्स ब्रेन पे काम करते हैं। तो उनका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाना, उनकी मेमोरी ठीक से काम नहीं करती, उनको चीज़ें याद नहीं आती और इसके साथ ही साथ डिसीज़न लेने में वो बहुत पुअर डिसीज़न मेकिंग स्किल हो जाती है, उनको नहीं कॉन्फिडेंस रहता कि हम कोई डिसीज़न ले सकते हैं या वो लेते ही नहीं हैं कोई डिसीज़न। इसके अलावा फीलिंग टायर्ड, अच्छे से नींद होने के बाद में भी उनको थका हुआ फ़ील होता है हमेशा। जैसे कि हम जब सोते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जब सो के उठता है तो उसको एकदम रिफ्रेश्ड लगता है एक अच्छी नींद होने के बाद। पर जो डिप्रेस्ड होते हैं उनको उठने के जस्ट बाद भी थकान लगती है, उनके चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं रहता है और बॉडी में रिजिडिटी लगती है। इसके अलावा जो एक मेन सिम्पटम है वो है कि अपने आप को गिल्टी और अपने आप को हेल्पलेस समझना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इस लाइफ का कोई उद्देश्य, कोई मोटिव नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे जीने ना जीने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप की एक कॉमन फीलिंग हर एज में जो भी डिप्रेशन होता है, हर एज में एक कॉमन फीलिंग होती है और इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं और या फिर सुसाइडल थॉट्स या फिर अगर सुसाइडल नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को हर्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को तकलीफ देते हैं वो। अब अलग-अलग जो फॉर्म्स हैं डिप्रेशन की वो देख लेते हैं। तो इसमें सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक होता है। ये जो डिसऑर्डर है इसमें सीज़न पे मतलब एक जो स्पेसिफिक सीज़न में वो पर्सन डिप्रेस्ड हो जाता है। स्पेसिफिक सीज़न में लाइक किसी को विंटर में, किसी को गर्मियों में वो सारे टाइम मूड ऑफ रहता है उसका सारे टाइम, लॉन्ग टाइम तक की क्योंकि उनको पता नहीं डिप्रेस्ड फ़ील होता है। वो जो एक सर्टेन कंडीशन है ना उनको उसमें नहीं अच्छा लगता। तो ये सीज़नल है ये वाला। इसके अलावा it is also known as winter depression or winter blues. It's mood disorder in which people who have normal mental health throughout most of the year, पूरे साल उनकी जो हेल्थ है मेंटल हेल्थ वो अच्छी रहती है बट किसी एक स्पेसिफिक सीजन और वो जनरली विंटर होता है उसमें उनका मूड ठीक नहीं रहता, वो डिप्रेस्ड फील करते हैं और उनमें डिप्रेशन वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जबकि वही सिम्टम्स उनमें दूसरे किसी सीजन में नहीं दिखाई देते, दूसरे सीज़न सिम्पटम्स नहीं दिखाई देते, जो कि विंटर में या किसी स्पेसिफिक सीज़न में होते हैं। इसके अलावा साइकोटिक डिप्रेशन, साइकोटिक कैसा होता है? दिस इज़ एन एपिसोड ऑफ सीवियर डिप्रेशन associated with psychotic symptoms such as delusion, hallucinations which are beyond reality. ये वाला और ज़्यादा खतरनाक डिप्रेशन है सीजनल से भी ज़्यादा, बिकॉज हमको सीजनल में इतना तो पता है एटलीस्ट कि वो सीज़न जाने के बाद में वो पर्सन को नॉर्मल फील होगा या वो एक इतना खतरनाक नहीं है बिकॉज वो सारे टाइम नहीं रहता वो डिप्रेशन, लेकिन साइकोटिक जो है इसमें डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस फील होते हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो रियलिटी में हैं ही नहीं वो चीज़ें फील होना दिखाई देना, ऐसा कहलाता है साइकोटिक डिप्रेशन। इसके बाद
Postpartum depression. Depression is seen in new mother within 6 weeks of delivery. एक जो नई मदर हैं उनमें डिलीवरी के 6 महीने 6 वीक के तक के ये वाला डिप्रेशन कई बार देखा जाता है। हमेशा नहीं, सारे मदर्स में नहीं, 10 to 15% ऑफ वुमन एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ विच कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट चाइल्ड केयर। उसकी वजह से क्या होता है, उनमें डिप्रेशन की वजह से वो अपने बच्चे को प्रॉपरली केयर नहीं ले पाते बिकॉज वो हमेशा एक नेगेटिव मूड में, हमेशा एक सैडनेस में रहते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये हो सकता है बिकॉज वो जो न्यू मदर्स हैं उन वो उस चीज़ के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाते, या जो भी फिजिकल चेंजेस उनमें आ जाते हैं या जो उनकी परिस्थितियाँ पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं, उनमें वो अपने आप को अ, उन परिस्थितियों में अपने को ढाल नहीं पाते, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो एक उसका रीज़न होता है कि बिकॉज़ वो टाइम एक सर्टेन टाइम पीरियड निकलने के बाद में धीरे-धीरे वो नॉर्मल होना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और 2-3 टाइप के डिप्रेशंस हैं। अब बात आती है कि डिप्रेशन का कॉज़ क्या है? द एग्ज़ैक्ट कॉज़ ऑफ डिप्रेशन इज़ अननोन। एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता, इस पे रिसर्चेस चल रहे हैं कि क्या रीज़न है। इट मे बी कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट इसका क्या रीज़न है, हर पर्सन में सेम रीज़न रहेगा क्या, ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज सबके रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं। और इन पे रिसर्चेस चल रहे हैं कि एग्जैक्ट रीज़न हमेशा क्या होता है। अलग अलग रीज़न जैसे कि हमने देखे, जितने टाइप के डिप्रेशन है उनका रीज़न डिफरेंट है, कॉज उनका डिफरेंट है। कहीं वो क्लाइमेट चेंजेस हैं, कहीं उनकी परिस्थितियों का चेंज हो जाना है, जैसे कि नई मदर है तो वहाँ पे तो क्लाइमेट या वेदर की कोई बात नहीं आ रही है, वहाँ पे हो रहा है कि जो उनकी फिजिकल और मेंटल जो स्टेट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। उनका जो चीज़ें हैं आसपास का, वो सब में बहुत बड़ा एक चेंज आ गया है। तो ये नहीं बोल सकते, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल तो मेन है, उनकी मानसिक अवस्था में बदलाव आ जाना। उसके अलावा हैविंग ब्लड रिलेटिव्स हु हैड डिप्रेशन, किसी ब्लड रिलेटिव का डिप्रेस्ड हो जाना भी दूसरे पर्सन के डिप्रेशन का कारण हो सकता है। Experiencing traumatic or stressful event such as the death of a loved one or financial problems। तो ये भी बहुत बड़े रीज़न है, जैसे किसी के पास बिजनेस में एकदम से लॉस हो जाना, जॉब का चले जाना, अच्छी जॉब चले जाना किसी कारण से, किसी नियर या डियर वन अपने किसी अपने की डेथ हो जाना, या फिर उसका किसी कारण से हमसे दूर हो जाना, या फिर ऐसी परिस्थिति में रहना जो हमको पसंद नहीं है। आस-पास के लोग, हमारे सराउंडिंग के लोग जो हम जिनको नहीं पसंद करते, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़े। ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे डिप्रेशन का कारण बन सकती है। गोइंग थ्रू अ मेजर लाइफ चेंज इवन इफ इट वाज प्लान्ड। अगर कोई प्लान्ड भी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपने फ्यूचर में सोच रखी हैं, लाइक कोई बच्चा अगर सोच ले कि उसको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है और उसको पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसने डिसीजन हालांकि उसी ने लिया था, है ना, तो वो डिसीजन उन्हीं का था, बट उन उसके बाद जो एक नॉर्मल बच्चों के जैसे मतलब नॉर्मल एक जो लाइफ थी कि उसमें सब चीज़ें थी, खेलना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन एकदम से जो चेंज आ गया कि उनको 12-12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई करनी है, एक ही रूम में बंद रहना है, तो ये क्या हुआ, उनकी लाइफ का एक मेजर चेंज है। बट वो प्लान था, उन्होंने खुद ने ही प्लान किया है कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, लेकिन वो उसमें अपने आप को उन परिस्थितियों में सेट नहीं कर पाते तब तक के लिए, और फ्यूचर की भी उनको टेंशन होती है, करियर की भी टेंशन होती है। तो ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है कि हम प्लान करें और हम अपने आप को उसमें ना ढाल पाएँ, तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा और एक मेजर कॉज़ जो कि एक किसी मेडिकल प्रॉब्लम का होना, किसी ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम का होना जो कि क्यूरेबल नहीं है, लाइक कैंसर, हार्ट डिसीज़ेज़, क्रोनिक पेन, कोई बॉडी में किसी
ऑर्गन में कोई डिफॉर्मिटी है, या फिर कैंसर का पता चला, हार्ट डिसीज़ का अचानक से पता चलना, किसी को कोई सिंपल डिसीज़ जैसे बीपी का भी किसी को पता चले और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, वो पर्सन की लाइफ़स्टाइल बहुत हेल्दी हो, लेकिन उसको पता चले कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ या मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, और पता नहीं मुझे ये ठीक होगा या नहीं, मुझे इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस तरह का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। टेकिंग सर्टेन medications, talk to your doctor if you have questions about whether your medications might be making you feel depressed. कभी कभी किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है, तो उनके जो मेडिसिन्स होते हैं उन मेडिसिन्स को लेने की वजह से भी कई बार डिप्रेशन हो सकता है। तो डॉक्टर से हमको सलाह लेनी चाहिए कि ये मेडिसिन्स कहीं डिप्रेशन का कारण तो नहीं है, जो हमको नए कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका कारण वो दवाएं तो नहीं है, ये वो भी उनका रीज़न हो सकती है। इसके अलावा ड्रग्स या अल्कोहल का लेना भी रीज़न हो सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि हम अभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, मतलब हमारी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब क्या, हमारे बिहेवियर और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग का स्टडी साइकोलॉजी कहलाता है। तो इसके जो डिसऑर्डर्स होंगे वो कहाँ से रिलेटेड होंगे, हमारे ब्रेन से ही। तो डिप्रेशन जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका जब वो किसी को होता है, जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे ब्रेन में कोई ना कोई चेंजेस आते ही होंगे, ये हम समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसमें आपको 2-3 चीज़ें मेन दिख रही हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सब सारी चीज़ें आपको पार्ट दिख रहे हैं हमारे ब्रेन के। तो इनमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजी में आ जाते हैं, आ जाते हैं ऐसे में। क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में उनको समझ लेते हैं। तो ये जो तीन पार्ट है हमारे ब्रेन के, इनमें देखिए, इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन बायोलॉजिकल सिनेप्स। देखो, हमारे सबसे छोटी सी सिंपल वे में समझेंगे, जब भी कोई चीज़ हमको करनी है, कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी, इवन आपको अपने हाथ को अगर ऊपर भी उठाना है, सिंपल सा, तो क्या होगा, बिना आपके ब्रेन के मैसेज के बिना आप कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी नहीं कर सकते हो। कैसे, कैसे नहीं कर सकते? अगर आपको अपने राइट हैंड को, मैं अगर मैं बोलूँ कि लिफ्ट कर लीजिए ऊपर, रेज़ कर लीजिए अपने राइट हैंड को, ठीक है? तो मैंने आपको जो बात बोली, वो आपके ब्रेन, आपके कानों ने सुना, कान एक सेंसरी ऑर्गन है, वहाँ से वो मैसेज आपके ब्रेन को गया कि हमको हाथ लिफ्ट करना है राइट हैंड। तो आपके ब्रेन ने पहले ये डिसाइड किया, मतलब एक मैसेज चला गया आपके ब्रेन को, कहाँ से गया? सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, लाइक कान है, नाक है, हमारा माउथ है, ये सेंसरी ऑर्गन्स में कुछ कुछ नहीं, पूरे न्यूरॉन्स होते हैं, सेल, हमारे नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है उसको न्यूरॉन बोला जाता है, ठीक है? तो जैसे ही वो मैसेज गया ब्रेन में, कि क्या मैसेज था, कि आप सभी लोग अपने राइट हैंड को लिफ्ट कीजिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 1 इंच ऊपर अपने राइट हैंड को लिफ्ट कर लीजिए। तो ये मैसेज जैसे ही ब्रेन में गया, ब्रेन ने पहले सोचा कि राइट हैंड कौन सा है, उसने डिसाइड किया, और उसने जो मैसेज आया था उसके बदले में उसने रिएक्ट किया। जो मैसेज लाया था वो था हमारा सेंसरी न्यूरॉन, और जो मैसेज को वापस लेके गया वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन उस काम को करने के लिए रिएक्ट करते हैं। लाइक, जब तक हाथ सीधा रखा हुआ था, अभी सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया ब्रेन में, और अब ब्रेन ने इमीडिएटली मैसेज दिया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कि आपने हाथ को ऊपर उठाइए, मैंने हाथ को ऊपर उठाया। ये कैसे हुआ? ये हमारे ब्रेन में ये प्रोसेस चलता है इस चीज़ के लिए। हाथ उठाना एक एग्जांपल है, सारी प्रोसेस, सारे एक्टिविटीज़ इसी तरीके से होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो से, न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैसेज ट्रैवलिंग स्मूथली बिटवीन नर्व सेल्स, ठीक है? पहला वाला जो पिक्चर है वो एक हेल्दी ब्रेन का है, जिसमें कि जो मैसेज आया था बहुत आसानी से, ये जो बीच में गैप दिख रहा है न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, एरो से क्या हो रहा है, वो मैसेज स्मूथली ट्रांसमिट हो रहा है ब्रेन में।
आराम से मैसेज गया और ब्रेन से एक मैसेज आया कि हाँ, हाथ को लिफ्ट करना है, वो राइट हैंड होना चाहिए, ठीक है? ये स्मूथली ट्रांसफ़र हुआ मैसेज। बट जब हमारा माइंड डिप्रेस्ड होता है, तो क्या होता है फिज़ियोलॉजी कि हमारे माइंड के जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते। तो देखिए उस एरो को देखिए थोड़ा कर्व हो गया है वो। दैट मीन्स स्पीडली, स्मूथली मैसेजेस ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ये जो 2 आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो 2 सेल्स हैं, उनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक सेल से दूसरे सेल में ब्रेन के मैसेज ट्रांसफ़र होना स्लो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं। ये फिज़ियोलॉजी होती है जब हम डिप्रेस्ड होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है जो फिर से एक और पिक्चर को देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिप्रेस्ड ब्रेन। डिप्रेशन क्या करता है हमारे ब्रेन में, जैसे कि हमने देखा कि मैसेजेस स्मूथली ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे, तो हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है क्योंकि मैसेज ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, यानी कि ब्लड फ्लो वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है? तो ये क्रोनिक डिप्रेशन की अ, स्थिति आ जाती है उस वक़्त में, और ब्लड फ्लो रुक जाने की वजह से जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है, उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, इसलिए वो अपने माइंड में पॉज़िटिविटी फ़ील नहीं करते, इसलिए उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इसलिए वो एकदम हेल्पलेसनेस का फ़ीलिंग आती है उनके मन में, क्योंकि उनका ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता, उनके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, ब्रेन में प्रॉपर ब्लड का फ्लो भी नहीं है। अब आई बात यौगिक मैनेजमेंट की, कि कैसे योग कैसे हेल्प कर सकता है। अगर हम योगा मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे तो हमारा लेक्चर इनकम्प्लीट ही है, कि हमने डिसीज़ पे बात तो की, बट उसके ट्रीटमेंट पे बात नहीं की। ट्रीटमेंट में भी मेनली हमको योगा थेरेपी पे फोकस करना है, बिकॉज़ हम योग के थ्रू कैसे ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हेल्प हो सकती है किसी पर्सन की, इस पे बात करेंगे। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरह का यौगिक मैनेजमेंट, किस तरह की एक्सरसाइजेज, किस तरह के आसन प्राणायाम उनको करवाने चाहिए और वो कैसे हेल्प करते हैं। द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी एक्टिवेट द पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि वो पर्सन पहले ही डिप्रेशन में है, पहले ही अपनी चीज़ें किसी को बता नहीं पा रहा है, पहले ही वो अपने आप को आइसोलेटेड समझता है। उसको लगता है लोग मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता है, इस सिचुएशन से मुझे अकेले निपटना है, और मैं भी अकेले फेस करने के लिए इस चीज़ को मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, सोचता है कि मैं अपने आप को हर्ट करने की सोचता है, या सुसाइडल थॉट्स उसको इसी वजह से आते हैं, ठीक है? तो देन क्या करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उनको एक्टिवेट किस तरह से किया जाए। उनके ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो रुका हुआ है, उनके ब्रेन में जो ऑक्सीजन का फ्लो रुका हुआ है, उसको फिर से स्टार्ट या स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें करवानी होंगी। तो वो बहुत स्लो स्लो जो चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आसनों का बहुत देर का होल्डिंग उनको नहीं दिया जाता, उनको नहीं देना चाहिए। जो डिप्रेशन में है कि बहुत-बहुत 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट इस तरह का कोई आसन नहीं दिया जाता। उनको बहुत लेस काउंटिंग वाले आसन दिए जाते हैं। The yogic practices should focus on to develop positive thoughts and to infuse energy into the person. एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते बिकॉज़ वो लोग, उनको लगता है हमारा एनर्जी का लॉस हो चुका है कंप्लीटली, मेरे अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं, एक वर्थलेस हूँ मैं पूरी तरीके से। तो ऐसे पर्सन को क्या, इसको जस्ट अपोज़िट चीज़ें देनी पड़ेंगी जिसमें वो एनर्जी फ़ील करे। तो एनर्जेटिक एक्सरसाइज़ेज़, आसनों में डायनेमिक आसन हमको प्रेफ़र करने होंगे। क्रियाओं में उनके लिए जो शुद्धि क्रियाएँ हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो शुद्धि क्रियाएँ हैं उसमें जलनेति, सूत्रनेति और कपालभाति, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब सूत्रनेति और जलनेति तो ज़्यादा रेगुलरली कोई लोग नहीं करते, या हम उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ को करवाने के लिए, लेकिन अगर हम उनको योगा प्रैक्टिसेस हम करवाते हैं, तो हमको कपालभाति पे बहुत फ़ोकस करना है।
ज़्यादा देर नहीं करवाना है, टाइमिंग वही रहेगा कि 4 to 5 मिनट एटलीस्ट, ठीक है। और अगर समर है तो और देखना पड़ेगा, बीपी का पेशेंट है तो और ध्यान रखना पड़ेगा कि कपालभाति और लेस टाइम के लिए करवाना है। पर कपालभाति हेल्पफुल कैसे वो समझते हैं। कपालभाति में अल्टीमेटली हमारे बॉडी से, हमारे ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। हम जो एक्सेलेशन करते हैं रिपीटेडली, उसमें हमारी बॉडी से, माइंड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। साथ ही साथ दूसरे वेस्ट गैसेस, टॉक्सिन्स, इम्प्योरिटीज हमारे नोस्ट्रल के थ्रू फोर्सफुली बाहर निकलते हैं। और एक्सेलेशन के बाद एक रिलैक्सेशन का फीलिंग आता है। एक्सेलेशन के बाद एक सूदिंग इफेक्ट फील होता है, बॉडी हल्की लगने लगती है, एनर्जी फील होती है। साथ ही साथ हमको पता है कि कपालभाति अपने आप में एक एनर्जी जनरेट करने वाला, हीट जनरेट करने वाला क्रिया है, शुद्धि क्रिया। इसलिए उस पर्सन में हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की। उस पर्सन में हमको थोड़ा हीट जनरेट करवाना है, एनर्जी जनरेट करवाना है, तो कपालभाति बहुत हेल्पफुल है। हीट जनरेट करने वाले दूसरी चीज़ है सूर्य नमस्कार है। स्लो पेस में करवा सकते हैं, जितने भी करवाएं। समर है थोड़े कम करवाएं, बीपी का पेशेंट है थोड़े कम करवाएं, थोड़ा स्लो पेस में, लेकिन सूर्य नमस्कार हेल्पफुल है। सूक्ष्म व्यायाम में मेधा शक्ति विकासक क्रिया, स्थूल व्यायाम में रेखा गति, सर्वांग पुष्टि। रेखा गति का एक कंसेप्ट है, रेखा गति क्यों दिया गया है। रेखा गति आपने देखा होगा कि रेखा गति किस वे में करना होता है। रेखा गति अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने का काम करता है। उससे कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज होता है। तो जो कि उस पर्सन में जो डिप्रेस्ड है, उसमें वो टोटली डाउन हो चुका होता है, कॉन्फिडेंस, उनका विल पावर सब डाउन हो गया होता है, तो रेखा गति बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा अब आती है बात आसनों की। पवन मुक्त आसना है, क्योंकि जनरली जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है वो अपने डाइजेस्टिव, उनको थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं डाइजेशन में। तो पवन मुक्तासना सबसे पहला हमारे डाइजेशन को करेक्ट करने का काम करता है। सर्वांगासन है, जो कि सर्वांगासन इसलिए बिकॉज सर्वांगासन एक इन्वर्टेड पोज है। और हमने जैसे कि देखा कि ब्लड में उनके, सॉरी, ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो और ब्लड का फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इन्वर्टेड पोजेस हेल्पफुल होंगी। लेकिन बिकॉज हम योगा थेरेपिस्ट हैं, हमको थेरेपी देनी है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बीपी का पेशेंट ना हो, तो हम ये सब चीज़ें दे सकते हैं, अदरवाइज हमको इनके वेरिएशंस देने पड़ेंगे। मत्स्यासन भी सेम चीज़ें करता है। हमारे हेड का क्राउन पोर्शन टच होता है फ्लोर को, मैट को, जो भी है, तो फिर से जब प्रेशर क्रिएट होता है क्राउन पोर्शन पे, हाइपोथैलेमस पे, तो क्या होता है अल्टीमेटली, एक स्टिमुलेशन देता है वो ब्रेन को और एक्टिवेट करता है ब्लड फ्लो को। गोमुखासन, एक एक आसन को एक्सप्लेन ना करके मैं थोड़े कुछ आसन को बता देती हूँ। गोमुखासन में क्या रिलेशन है, को रिलेशन मीन्स डिप्रेशन से। देखिए, गोमुखासन का जो पोजीशन होता है, गोमुखासन में हम अपने चेस्ट के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं अल्टीमेटली। तो क्या होता है, हमारे लंग्स थोड़े, जो कैविटी होती हुई वो इंक्रीज हो जाती है, कैविटी। जब लंग्स हेल्दी रहेंगे, जितने ज़्यादा बॉडी में लंग्स हेल्दी रहेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो ब्लड में मिक्स करेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा लंग्स हेल्दी रहेंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होगी, और ब्लड में ऑक्सीजन है मतलब वो ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम ही है तो ब्रेन तक जाने को उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा या थोड़ी बहुत पहुँचेगी। लेकिन अगर हमने अपने लंग्स पे काम किया, तो ब्लड को वो क्या करता है, लंग्स ऑक्सीजनेटेड करने का काम करते हैं। तो लंग्स अगर हेल्दी हैं तो ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। ये कंसेप्ट है गोमुखासन, वक्रासन, भुजंगासना। इनके सब में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जब इस तरह की चीज़ें दी जाती है कि भुजंगासन का क्या कंसेप्ट है। लाइक हम अपनी स्पाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पाइन हमारे अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम का पार्ट है एक, जो कि मैसेजेस कहाँ तक पहुँचाता है, ब्रेन तक। तो अगर स्पाइन हेल्दी है तो ब्रेन तक मैसेज इमीडिएटली पहुंचेगा, थोड़ा फास्ट पहुंचेगा, स्मूथली पहुंचेगा। तो हमको अपने लंग्स, अपने स्पाइन, अपने ब्रेन, सभी पे
काम करने वाले आसनों की इसमें ज़रूरत होती है। सेम धनुरासन भी वैसा ही है, वो लंग्स और स्पाइन दोनों पे एक साथ वर्क करता है। फिर रिलैक्सेशन के लिए मकरासना, क्योंकि उनको रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। उष्ट्रासन, शशकासन, ताड़ासना, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासना, शवासन। यहाँ पे शवासन और योग निद्रा का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वो पर्सन को रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है, गाइडेड रिलैक्सेशन, जिसमें गाइड किया जाए कि आप इस तरह के थॉट्स, इस तरह से अपने बॉडी के पार्ट्स को वन बाय वन एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रिलैक्स करिए, जिससे कि उनका मन फिर से किसी नेगेटिविटी में ना चला जाए, इसलिए गाइडेड बोला गया। प्राणायाम कौन कौन से हेल्पफुल है? नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई ब्रीदिंग, भ्रामरी, भ्रामरी उनके, जैसे कि नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम, वो क्या करता है, हमारे दोनों ब्रेन, हमारा लेफ्ट और राइट, दो ब्रेन होते हैं ना, मतलब राइट और लेफ्ट दो भागों में बटा हुआ होता है, दोनों में ऑक्सीजन पहुंचाता है अच्छे से, तो हमारा ब्रेन अल्टीमेटली अच्छे से काम करने लगता है। ऑक्सीजन ही की कमी हुई है ना वहाँ पे, हमने देखा अभी फिजियोलॉजी में ऑक्सीजन कम है, ब्लड का फ्लो कम है, उन दोनों को रेगुलेट करने का काम नाड़ी शोधन करेगा। उसके अलावा भ्रामरी क्या करेगा, उनके ब्रेन के एक एक सेल को एक्टिवेट करने का काम करेगा। हमिंग ब्रेथ, जो हमिंग साउंड हम करते हैं, वो उनके ब्रेन को, सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। सेल्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, सेल्स एक्टिवेट होते ही ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन, ब्रेथ अवेयरनेस वाला, और ओम चैंटिंग दिया जा सकता है। ओम इसलिए रखा गया बिकॉज उनके पास एक ऑब्जेक्ट रहे। हम इस तरीके का मेडिटेशन उनको नहीं दे सकते जिसमें सिंपली आंखें बंद करके बैठना होता है और चलिए मेडिटेशन कर लीजिए। हमको डिप्रेशन है, मेडिटेशन हेल्पफुल होता है, डॉक्टर ने बताया है, तो आंखें बंद करके हमने उनको बोल दिया कि आप मेडिटेशन कर लीजिए। इस तरह का मेडिटेशन उनके किसी काम का नहीं है और किसी तरीके से भी हेल्पफुल नहीं होगा। कारण, जो पर्सन डिप्रेशन में होता है वो कभी भी खुद से कोई एफर्ट लेना नहीं चाहता पॉजिटिविटी के लिए, उनको करवाना होता है। कैसे? गाइड करके। तो या तो उनको ऑब्जेक्ट दीजिए। ओम चैंटिंग में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है कि ध्यान, ध्यान के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें हम अ, उ और म को उच्चारण करेंगे, ठीक है, चैंट करेंगे और साथ ही साथ उसको फ़ील करेंगे कि हमको कहाँ-कहाँ पे उसके वाइब्रेशंस फ़ील हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उनको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और वो फिर से नेगेटिविटी में उतनी देर नहीं जाएँगे। साथ ही साथ एक बेनिफिट और होगा कि उनके जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो उस चैंटिंग से, वो उस वाइब्रेशन से हील होने लगेंगे, जो कि सेम भ्रामरी में भी हो रहा था। अब दूसरे मेडिटेशन दिए जा सकते हैं, मंत्रा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन बहुत हैं, लेकिन ऐसा मेडिटेशन नहीं दिया जा सकता कि आंखें बंद करिए और शांत रह के किसी चीज़ पे आप फोकस करो, आपके ऊपर छोड़ दिया हमने। ऐसा डिप्रेशन के पेशेंट को नहीं दिया जाता। ब्रेथ अवेयरनेस दे सकते हैं कि इनहेल और एक्सहेल को देखो। इनहेल हुआ तो वो एयर कहाँ गया, आपके लंग्स में आया, तो फिर आपके लंग्स एक्सपेंड हुए, ऐसा हम गाइड करेंगे। आपके लंग्स एक्सपेंड होने के बाद उन पे प्रेशर इंक्रीज हुआ। जब कोई चीज़ पूरी फूल जाती है, हम जब बलून में एयर फिल कर देते हैं तो वो क्या होता है, फूलने लगता है, इतना टाइट हो जाता है फूल के कि अब क्या होता है, उसमें प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब हमारे लंग्स पे ऐसे ही इनहेल, ज़्यादा इनहेल करते हैं, तो प्रेशर इतना इंक्रीज होता है कि धीरे धीरे वो जो ऑक्सीजन है, वो उसके नेबरहुड जो ऑर्गन्स हैं उनमें जाने लगती है। तो लंग्स हेल्दी मतलब दूसरे ऑर्गन्स हेल्दी। तो ब्रेथ अवेयरनेस वाला देंगे तो ऐसा गाइड करेंगे कि लाइक आपके लंग्स अब हेल्दी हैं, अब आपके नेबरहुड ऑर्गन्स हेल्दी होने लगे, अब आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए जब एक्सहेल किया आपने, अब आपकी बॉडी में सारे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं। इस तरह का अवेयरनेस वाला उनको मेडिटेशन दे सकते हैं। गाइड करते रहिए और उनको अ, उन चीज़ों पे फोकस करने के लिए बोलना होगा जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
अब योग निद्रा की बात आती है कि लास्ट में जो हम शवासन या योग निद्रा देते हैं, वो किस तरीके से डिप्रेशन के पेशेंट को हेल्प करता है। जैसे कि योग निद्रा और शवासन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। हुँ। तो क्या होता है बॉडी में होमियोस्टेटिस स्टेसिस का एक जो स्टेट होता है, वो आ जाता है मतलब एक साम्यावस्था। पूरे बॉडी के ऑर्गन, बॉडी में जो चलने वाले प्रोसेस हैं, उन सब में एक साम्यावस्था, एक रिलैक्सेशन आ जाता है। बिकॉज़ वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। तो योग निद्रा बहुत हेल्पफुल हो सकती है बट गाइडेड ही देना है। अब कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन से हो सकते हैं कि क्या नहीं करवाना है डिप्रेशन के पेशेंट को। तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने वाले प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करवाने हैं, शुड बी अवॉइडेड एज द टेंड डोमिनेंट द पैरासिम्पथेटिक एक्शन। उनको हीट जनरेट करने वाली चीज़ें करवानी है हमेशा। उनको डायनेमिक मूवमेंट्स करवाने, जैसे कि सर्वांग पुष्टि क्यों उसमें लिखा हुआ था अभी। सर्वांग पुष्टि आपने देखा होगा, उसमें कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है। उसमें हम सर्कल बनाते हैं, एल अपने नीचे झुकते हैं एक्सेल करके, फिर दोनों आर्म्स को एक्सटेंड करते हैं, फिर क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के डायनेमिक सर्वांग पुष्टि एक आसन है, पर वो डायनेमिक है। ठीक है। इसी तरह से हम उनको सिंपल मार्जर आसन भी दे सकते हैं इनहेल एक्सेल के साथ। और जितने भी आसन यहाँ पे मेंशन किए गए, इन सब का बहुत कम देर का होल्डिंग देना है। ऐसा नहीं है कि पवन मुक्तासना देनी है 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए, उनको अकेला छोड़ दिया कि आप इसको होल्ड करे रहो तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, या फिर हम आपको गाइड करेंगे फिर इस आसन को कब रिलीज करना है, ऐसा नहीं। काउंट करना है साथ में उनकी, 6 काउंट करना है, 10 काउंट करना है, मैक्स टू मैक्स 15 काउंट करना है और रिलीज करवाना है। फिर दूसरे साइड से लाइक एक लेग का है तो दूसरे लेग से, अगर एक ही बार करने वाला आसन है तो फिर तो भी 10 या 15 ही काउंट करना है। ज़्यादा देर रुकने नहीं देना है किसी चीज़ में, जिससे कि वो फिर से अपनी उस नेगेटिविटी में या फिर से अपने जो भी थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, जो उनको वैसा फ़ील करवाते हैं, वो थॉट्स को आने देने के लिए टाइम नहीं देना है बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर करवाया जाए तो योग के थ्रू काफ़ी हद तक डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है।